73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसे 24 अप्रैल वर्ष 1993 को लागू किया गया। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, वो लागू किया गया। इसीलिए आप क्या करते हो कि 24 अप्रैल को आप लोग पंचायती राज दिवस मनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड पंचायती डे, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस का मतलब क्या है कि आप इसको नाम देते हो पंचायत डे, पंचायत डे। पंचायती राज दिवस का मतलब होता है पंचायत डे। तो ये 24 अप्रैल 1993 को ये मनाया जाता है, ठीक है। यानी 24 अप्रैल को लागू किया गया था। प्रश्न बनता है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, एमपी, मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में, एमपी में। मतलब जो एमपी है मध्य प्रदेश जो है पूरी टीम में हेलो एंड रॉय, ठीक है। तो ये कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में। तो कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। पहला, ये सबसे पहले सीडीपी का लागू हुआ उत्तर प्रदेश के इटावा में, सबसे पहले पंचायत का लागू हुई तो ये हो गया आपका राजस्थान में, सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन पंचायत के संबंध में कहाँ लागू हुआ तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में, इसको लागू किया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके सामने बन जाता है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें जुड़ी गई, इस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, इसके माध्यम से पंचायतों का प्रोविजन है। देखो 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत का वर्णन है, पंचायत। और अनुसूची जो जोड़ी गई, अनुसूची तो 11वीं जोड़ी गई, शेड्यूल। कौन सी अनुसूची है? 11वीं। तो भाग 9 में क्या आर्टिकल्स है, इसमें अनुच्छेद है। तो पंचायतों में जो आर्टिकल है वो 243 आर्टिकल से लेकर और 243 ओ तक के जितने आर्टिकल है ये सारे के सारे पंचायतों में जोड़े गए। पहली बात तो अभी याद रखेंगे। और अनुसूची जो है अगर मैं इनकी बात करूँ तो 11वीं अनुसूची में करीब करीब आपके 29 विषय जुड़े गए, 29 सब्जेक्ट, 29 विषय इसके अंदर जुड़ेंगे, 29 विषय जो कि पंचायतों के बारे में बातचीत करते हैं। टोटल जो आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायतों में टोटल कितने आर्टिकल है। अब बहुत सारे बच्चे से काउंट करेंगे, उन्हें कितने नजर आएंगे, ठीक है। तो कितने नजर आएंगे? 16। तो 16 इसके अंदर आर्टिकल्स है, 16 इसके अंदर अनुच्छेद है। ग्रामीण प्रोजेक्ट क्लास लैब, पॉलिटी क्लास लैब है, पॉलिटी लैब है बेटा, ग्रामीण प्रोजेक्ट क्लास लैब नहीं, ग्रामीण प्रोजेक्ट के बाद है ये पॉलिटी लैब है। पॉलिटी 52 क्लास लैब है, 52वीं क्लास पॉलिटी की लैब चल रही है। राज चौहान, पंकज, गुड आफ्टरनून, ठीक है। नमस्ते गुरुजी रवि, पॉलिटी लैब है बेटा। चलो क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट तो बताओ मेरे भाई। यहाँ तक की पॉइंट क्लियर हो गया। ये 73वां कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कौन सी चीजें, 29 में से और भाग 9 में करीब 16 आपके आर्टिकल्स हैं। अब इसको जानेंगे कौन सी चीजें इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। अनुसूची हो गई, कौन सी शेड्यूल में क्या क्या है, क्या क्या चीजें, आइए जरा प्रोसेस करते जाते हैं। देखो अब पंचायतों के बारे में आप सब पूरे इतिहास को जान चुके हो, तो 2 सेक्शन में बांटेंगे। पंचायतों के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। देखो पंचायत के बारे में आर्टिकल 243 है। सबसे पहले ये जो 243 आर्टिकल है ये ग्राम सभा के बारे में बात करता है। ये जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की परिभाषा क्या है, ग्राम सभा किसे कहते हैं और ग्राम सभा किसे मानते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 243 जो ग्राम सभा के बारे में बात करता है कि आपका जो गाँव है ना, यहाँ ग्राम सभा का मतलब क्या है, यानी कि आप किसको ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है, उसका नाम है ग्राम सभा। तो किसी भी ग्राम की, जैसे आपका गांव है, किसी भी ग्राम की जो निर्वाचन की नामावली होती है, किसी भी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज लोगों की संख्या, नामावली, ठीक है, में दर्ज लोगों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? दर्ज लोगों की संख्या समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए जानना क्योंकि आप पहले ग्राम को समझ लो, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है। क्या होती है इसको एक बार जानने की कोशिश करो। किसी भी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज लोगों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? यानी भाई आपका गांव है, अब आपके ग्राम में ग्राम सभा कब कही जाएगी? भाई गांव में तो बहुत से लोग रहते हैं, आपके गांव के लोग भी रहते हैं, पड़ोसी भी आके रह रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी आके रह रहे हैं, तो उसे ग्राम सभा थोड़ी कहोगे। ग्राम सभा वो तब कही जाएगी, ठीक है, वो तब कही जाएगी ग्राम सभा, जब वो क्या होगी, जब वो कंप्लीटली पूरी की पूरी निर्वाचन जो नामावली है उसमें दर्ज लोगों की संख्या होगी, तो आप ग्राम सभा कहेंगे। बेटा पॉलिटिकल रिवीजन की काफी सारी मेरी वो है, क्या नाम है, क्लासेस है पॉलिटिकल रिवीजन की, आप लोग देख लेंगे तो आपका काफी अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो इसे कहते हैं आप ग्राम सभा। तो किसी भी ग्राम की निर्वाचन नामावली दर्ज लोगों की संख्या, उसे आप ग्राम सभा कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके जो गांव की सभा है, गांव में जो लोग रह रहे हैं वो सब नहीं है, संख्या के ऊपर नहीं आएगी। निर्वाचन नामावली मतलब जो वहां पर 18 साल की उम्र हो चुकी है उसी का तो नाम होगा। भाई 18 वर्ष की जिसकी आयु होगी उसका ही नाम होगा निर्वाचन नामावली में, इसीलिए निर्वाचन नामावली इंपॉर्टेंट है। देखो इसको फटाफट एक बार देखिए जल्दी से। किसी भी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नाम लोगों की संख्या, मैं देख चुका हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ, रिलीज करो इसको, आज करो, रिलीज कल मैं हाँ शाम करना, मैं कल रिलीज करना शाम, बाकी काम कर लो अपने जो भी और भी काम तुम लोगों को दिए थे टेस्ट के, ठीक है, तो आप इसे नाम देते हो, ठीक है, चलिए ठीक है मेरे भाई। अरे
रहे हैं, हाँ या ना? अब आता है पंचायतों का गठन कि पंचायतें जो होती है वो कितने स्तर पे बनाई जाती है, क्या क्या पंचायतें होती है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं चीजों को। अगला क्या है, पंचायतों का गठन। अब देखो गाँव हो गया, पंचायत कैसे बनती है, ऐसे विभिन्न सारे गाँव है, ये गाँव है, ठीक है, अब एक ये गाँव है, तो बहुत सारे गाँवों को बनकर पंचायत का गठन हो जाता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर गाँव की जनसंख्या इतनी होती है, उस गाँव की जनसंख्या होती है तो गाँव का ही होता है। अब आता है आर्टिकल 243 बी। देखो ये क्या करता है, तो आर्टिकल आपको ऐसे पढ़ना है, इसमें ये क्या करता है, ये ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायत का गठन यानी ये बताता है कि ग्राम पंचायत जो है उसका गठन आपको कहां से कैसे मिलेगा, कैसे गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। देखो ग्राम पंचायत के गठन में सिंपल बात है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों गठन की बात करेंगे कि पंचायतें कैसी होंगी, त्रिस्तरीय पंचायत होंगी। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करना कैसे कैसे प्रोविजन बनता है। त्रिस्तरीय पंचायतें कैसे, जैसे ये है, यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर ये जिला स्तर है, ये क्या है, खंड स्तर है यानी कि ब्लॉक स्तर है, और ये ग्राम स्तर है। 3 स्तरों पे पंचायतों के प्रोविजन है। और जो ग्राम स्तर होता है यहाँ पर होता है प्रधान, या आप ऐसे बोलते हैं सरपंच, इसके कई सारे नाम होते हैं। तो ये ग्राम पंचायत है, प्रधान या सरपंच। खंड लेवल पे जो होता है इसे आप बोलते हैं बेसिकली ब्लॉक प्रमुख, क्या नाम देते हैं आप इसको, ब्लॉक प्रमुख। तो आप इसको बोलते हो खंड पंचायत। खंड पंचायत नीचे वाली कौन सी है, ग्राम पंचायत, वाली कौन सी है, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में कौन होता है, तो यहाँ पर होता है आपका जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, जिला अध्यक्ष, जिसे आप नाम देते हो जिला अध्यक्ष, वो यहाँ पर रहता है, ठीक है, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद या कई नामों से जाना जाता है। तो त्रिस्तरीय पंचायतों का वर्णन है, त्रिस्तरीय पंचायत का वर्णन है, ये हमारे 73वें संविधान संशोधन में लिखा गया है कि पंचायतें त्रिस्तरीय होंगी, यानी पंचायतें जो होंगी वो 3 टियर होंगी। जिला लेवल पर जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत, खंड लेवल पे खंड पंचायत, और ग्राम के लेवल पे होगी ग्राम पंचायत। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर कभी कभी ये पढ़ने को मिलता है कि कहीं की जनसंख्या कम होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पर जो है बीच की पंचायतें नहीं होंगी। तो ये क्या है कि जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, मान लो कोई ऐसा राज्य है, किसी राज्य की जनसंख्या, कोई राज्य है, किसी राज्य की जनसंख्या, छोटे छोटे राज्य जैसे मणिपुर है, अगर 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो खंड स्तर की पंचायत नहीं होगी, खंड पंचायत नहीं होगी, यानी कि जो बीच की पंचायतें नहीं होगी। देखो पहले क्या प्रोविजन था, पहले एक फैक्ट पूछता था यहाँ से कि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायतें हैं, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायतें हैं, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। पहले ये था कि बच्चे पूछते थे सर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायतें हैं, तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायतें थी। वर्तमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी 3 स्तरीय पंचायतें, पश्चिम बंगाल में 3 ही थी, तालुका पंचायत अलग से प्रोविजन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में भी त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रोविजन है, वहाँ पर भी कोई 4 स्तर पंचायतों के नहीं है। तो पंचायतों के गठन के संबंध में पंचायत त्रिस्तरीय, और ये बाध्यकारी प्रोविजन है, याद रही बात, ये बाध्यकारी प्रोविजन है, ऐसा नहीं बदल जाएगा। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो 2 स्तरीय पंचायत क्रिएट कर लेगा, ये बाध्यकारी प्रोविजन है। यानी कि 73rd अमेंडमेंट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पंचायतों में जो प्रोविजन होगा वो 3 स्तरीय होगा, यानी त्रिस्तरीय पंचायतें ही पाई जाएंगी, साफ तौर पर मेंशन है। क्लियर? कोई लिखिए ना, हो गया भाई, क्लियर? यहाँ तक समझ बात आ गई। अब आता है पंचायतों में आरक्षण। देखो पंचायतों में, देखो एक बात समझना, अगर पंचायतों की संरचनाओं के प्रोविजन बदलाव हो गए, तो पढ़ा जो संरचना पढ़ते हो चेंज हो गई है। देखो एक बात समझ, पंचायतों की संरचना में कोई चेंज हो रहा है मान लो, तो आर्टिकल 243C जो है वो साफ तौर पे कहता है, क्या कहता है, देखो समझ मेरी बात, कि पंचायतों की संरचना के संबंध में कोई भी बदलाव होगा तो उसको करने की जो पावर है वो राज्य के विधानमंडल के पास है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि पंचायतों का चुनाव होता है, उसकी संरचना है, तो उसके राज्य का जो विधानमंडल है ना वो उसमें परिवर्तन कर सकता है। राज्य के विधानमंडल के पास, एक लाइन में लिख लेंगे, पंचायतों की संरचना को बदलने का अधिकार है। यानी कि पंचायतों की जो संरचना है उसको बदलने का अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास है। राज्य का विधानमंडल उसे बदल सकता है, राज्य का विधानमंडल उसे चेंज कर सकता है। पंचायतों की संरचना को बदलने का जो अधिकार है ये राज्य के विधानमंडल के पास है। ये बात याद रहे, राज्य का विधानमंडल क्या करेगा, विधि बनाएगा, और विधि बनाकर जो है कानून बनाएगा, और कानून बनाकर जो है संरचना को बदल देगा। संरचना का मतलब कैसे हुआ, त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, ठीक है,
या जो स्त्री पंचायत है उसे लॉ बनाना पड़ेगा अगर कोई बदलाव करना चाहता है तो राज्य के विधानमंडल के पास संरचना की पूरी पूरी पावर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पंचायतों के बारे में समझो। अब आता है पंचायतों में आरक्षण। चीजों को समझने की कोशिश करो कि पंचायतों में आरक्षण, तो प्रोविजनों को समझो पहले कौन से प्रोविजन है पंचायतों में आरक्षण। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पंचायतों में आरक्षण का क्या प्रोविजन है। देखो ये जो दिया है आर्टिकल 243 में दिया है। अब इसमें क्या प्रोविजन है पंचायतों में जो आरक्षण है वो देखो। पंचायतों में जो आरक्षण का प्रोविजन है वो ऐसे करके है, एससी और एसटी का आरक्षण है, एससी का और एसटी का आरक्षण है, इन दोनों का पंचायतों में आरक्षण का प्रोविजन है, एससी एसटी आरक्षण और महिला आरक्षण। और साथ में कौन सा है तो साथ में है महिला आरक्षण। समझो महिला आरक्षण। अब मैं आपको प्रोविजन बताता हूँ प्रोविजन क्या है। देखो एससी एसटी का जो आरक्षण है ये तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्य की जनसंख्या जो भी होगी उसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, अगर मतलब कोई राज्य है जहाँ पर बहुत ज्यादा एसटी है और जहाँ बिल्कुल एसटी नहीं है, हरियाणा में बिल्कुल एसटी नहीं है, तो वहाँ पर हरियाणा में आरक्षण नहीं है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितना एसटी और किस प्रकार से दिया जाता है। तो जनसंख्या के अनुसार निर्भर करता है। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है, आप इसे कर लेंगे। लेकिन महिला आरक्षण जो है फिक्स्ड है। अब महिला आरक्षण में क्या है कि 1/3 सीट है, यानी कि 1/3 सीट का मतलब एक प्रकार से हो गया कि 33% जो सीटें हैं ना महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो सीटें ये महिला के लिए आरक्षित है। अब सुनो, तो ये तो बाध्यकारी प्रोविजन है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बाध्यकारी प्रोविजन है, यानी 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए, हर राज्य में रहेगी, चाहे वो राज्य कोई भी हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आरक्षण के बारे में प्रोविजन है कि आरक्षण का जो प्रावधान है, जैसे आरक्षण का प्रावधान है, तो आरक्षण के बारे में जो विधि बनाने की पावर है, विधि बनाने की शक्ति है, वो राज्य के विधानमंडल के पास है। यानी जो राज्य का विधानमंडल है ना, वो इसके संबंध में विधि बनाएगा। राज्य का विधानमंडल, यानी कि राज्य का जो विधानमंडल है उसके पास पावर है विधि बनाने की, ठीक है। राज्य का विधानमंडल ही क्या बनाएगा, यहाँ पर विधि बनाएगा। तो क्या समझो, ये जो बाध्यकारी प्रोविजन है ये एससी एसटी और महिला के लिए आरक्षण का प्रोविजन है। समझ बात आ रही है। अब कहा गया कि महिलाओं को 1/3 सीटें रिजर्व होंगी, जितनी भी सीटें राज्य में है विधानसभा है उसकी पंचायत की 1/3 सीटें महिलाओं की आरक्षित होंगी। आपने कहा सर ठीक है, ठीक है, 1/3 बाध्यकारी प्रोविजन है, मतलब 1/3 से कम नहीं होंगी। तो कुछ राज्य ऐसे यहाँ पर 50% आरक्षण है, जैसे बिहार है, तो बिहार में 50% सीटें महिलाओं की आरक्षित रिजर्व है। तो कैसे होगी भाई, तो प्रोविजन क्या हुआ, ऐसे होगी विधानमंडल की आरक्षण, क्योंकि राज्य के पास ये पावर है कि उसको बढ़ा सकता है, 33 से 50 कर सकता है, लेकिन 33 से कम नहीं कर सकता। तो महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें 1/3 सीटें आरक्षित है, राज्य का विधानमंडल उसे बढ़ा सकता है, उसे कम नहीं कर सकता। बस समझ में, इसीलिए बहुत सारा जो 50% है। एक बात और, एससी एसटी का जो आरक्षण है ये भी मेंशन है, एससी एसटी का जो आरक्षण होगा दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बारे में पंचायत में कोई चीज मेंशन नहीं है। कई बार यूजीसी नेट ने, कई बार एक प्रकार से आप कह सकते हैं यूजीसी नेट हो गया, पीसीएस हो गया, कई बार पेपर में पूछा गया कि जो है आर्टिकल 243 में कौन सा आरक्षण दिया गया। देखो 243 में से 3 आरक्षण है, एससी एसटी और महिला का आरक्षण। 243 में कहीं पर भी आप ये कह सकते हैं, कहीं पर भी 243 में कहीं पर भी अलग किसी प्रकार के आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, ना तो ओबीसी का नाम लिया गया, ठीक है, ना ईडब्ल्यूएस का नाम लिया गया। आर्टिकल 243 में आरक्षण के प्रोविजन है एससी के बारे में, एसटी के बारे में और ओबीसी इसके जनरल महिलाओं के बारे में, ठीक है। राज्य के विधानमंडल को पावर दे रखी है कि वो क्या कर सकता है प्रोविजन। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में ओबीसी का भी आरक्षण है, एससी का भी आरक्षण है, एसटी का भी आरक्षण है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना खुद से नियम बना के ओबीसी का प्रोविजन किया, और राजस्थान में एसटी का आरक्षण ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में एसटी का आरक्षण कम है, तो ये खुद ने प्रोविजन किए। बात समझ में आ रही है। लेकिन महिलाओं का आरक्षण की संख्या फिक्स्ड है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। एक बार इसको समझ लो और समझ के एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन जल्दी से। हो गया भाई, बीपीएससी का फुल टेस्ट होने वाला है, भाई वैसे बीपीएससी के ग्रुप में भी, ठीक है। चलिए आइए, अब आता है समझ में आ गई बात। अब आता है पंचायतों में पंचायतों का कार्यकाल, कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, पंचायतों का कार्यकाल कितना है। एक एक बात को समझो। अच्छा एक बात और बच्चों के मन में रही होगी, जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने नाम लिया, तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज संशोधन विधेयक है, याद रखना उत्तर प्रदेश में एक विधेयक आया था जिसे बोलते हैं पंचायती राज संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक।
2000, ठीक है, इसके माध्यम से बदलाव हुआ था। ये जो था पंचायती राज अधिनियम सन 2000, इसने किया था बदलाव, इसके माध्यम से चेंज हुआ, ठीक है, इसके माध्यम से अमेंडमेंट होता है, इसके माध्यम से ओबीसी का आरक्षण दिया गया। जैसे पंचायतों में ना ओबीसी का आरक्षण है, तो ओबीसी का आरक्षण का जो प्रोविजन है इसके माध्यम से हुआ। क्लियर, ठीक है, ताकि मुझे याद रखना। अब आता है अगला वाला, पंचायतों का कार्यकाल, कि पंचायतों का टर्म कितना होगा। पंचायतों का कार्यकाल, कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ पंचायत। समझो कैसे पंचायतों का कार्यकाल। देखो पंचायतों का कार्यकाल जो है ये मैं समझाता हूँ। प्रथम बैठक से, अब पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अभी 5 वर्ष वाला डाउट बहुत सारे बच्चों को रहता है। अब 5 वर्ष कब से? भाई पंचायतों का कार्यकाल तो 5 साल है, लेकिन 5 साल कब से? 5 साल कब से रहेगा इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल कब से में आपको बहुत प्रकार के डाउट रहते हैं। 5 साल कब से? 5 साल प्रथम बैठक से। तो 5 साल होता है प्रथम बैठक से। अब प्रथम बैठक क्या होती है? जब पंचायत का निर्वाचन होता है तो पंचायत के निर्वाचन के बाद पंचायत की प्रथम बैठक होती है। उस प्रथम बैठक से पंचायत का जो कार्यकाल है ये 5 साल का रहता है, यानी पहली बैठक होने के 5 साल तक चलता है प्रथम बैठक से। प्रथम बैठक से 5 साल, याद रहे। अब आता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो एस्पेक्ट क्या है कि पंचायत किस प्रकार से भंग होती है, ये क्या प्रोविजन होता है। तो कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष है। अगर मान के चलो पंचायत बनी और उसका कार्यकाल खत्म होगा 2000 में, सन 2000 में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 2022 में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 2022 में उसको 5 साल हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, ओके। यानी कि वो पहले बनी। अब देखिए 2022 में 5 साल होने से पहले वो पंचायत क्या हुई, 2021 में मान लो भंग हो गई। 2021 में पंचायत और प्रधान मर गया या पंचायत भंग हो गई, भंग हो जाएगी, प्रधान मर जाएगा तो पंचायत भंग हो जाएगी। तो पंचायत अगर भंग हो गई है, पंचायत अगर भंग हो गई है तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा अगर पंचायत भंग हो गई है और भंग हो गई है और उसमें समय पूरे होने में 6 महीने से अधिक का समय है, 6 महीने से अधिक का समय है, अधिक का समय है, तो जो नई पंचायत बनेगी ना वो इस समय को पूरा करने के लिए बनेगी। यानी सुनो, नई जो पंचायत का गठन होगा वो नई पंचायत इस समय के लिए बनेगी। कौन से समय के लिए? सिर्फ इस समय के लिए, जो समय रह गया है सिर्फ इस समय के लिए बनेगी, इस समय के लिए बनेगी, ठीक है। सिर्फ इस समय के लिए पंचायत का गठन होगा, जो समय बचा है उसके लिए पंचायत बनेगी। अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो फिर पंचायत बनती है आगे के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझना यार, तुम देखो पंचायत का कार्यकाल पूरा होगा 5 साल बाद, लेकिन पंचायत पहले भंग होगी। अब भंग हो गई तो कितना समय बचा है ये देखना है। अगर 6 महीने बचे तो पंचायत 6 महीने के लिए बनेगी, अगर 7 महीने बचे तो 7 महीने के लिए, 8 बचे तो 8 के लिए, 9 बचे तो 9 के लिए, 10 बचे 10 महीने के लिए। लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय बचा है, समझ करो 5 महीने बचे, 4 महीने बचे, तब फिर जो पंचायत बनेगी वो अगली पूरी 5 साल के लिए बनेगी, फिर बाकी समय के लिए नहीं बनेगी। देखो समझना कैसे, अब इस बात को लिख भी लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे समझो बेटा, कैसे? अभी महीना चल रहा है, अभी 2022 चल रही है, तो 2022 में पूरी हो रही है पंचायत और समय बचा है 3 महीने का। तो अब जो अगली पंचायत का चुनाव होगा वो 3 महीने के लिए नहीं होगा, वो चुनाव पूरा 5 वर्ष के लिए होगा, अगली पूरी 5 साल, ठीक है, पंचायत चलेगी। अगर लेकिन समय बचा है पंचायत में 7 महीने का, तो फिर जो चुनाव होगा वो 7 महीने के लिए होगा, सिर्फ 7 महीने का पीरियड पहले पूरा होगा, फिर दोबारा से यहाँ पर चुनाव होगा। बड़ी अलग अटपटी बात होगी ना, फिर सेकंड टाइम पे यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होगा। ये बात आपके समझ में आई नहीं है? सर एक बैच बनिए के लिए वैलिड है ना, इन बैचेस बनिए के लिए वैलिड नहीं, बट वैलिडिटी बढ़ जाएगी, मेरे वैलिडिटी को दिक्कत की बात नहीं है, आप इसकी समस्या ना लें। ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे बात सुनिए सर? अरे हाँ ना, समझ में आया सभी की नहीं आया? कमेंट। सबके समझ में आया कि नहीं आया भाई, प्लीज जल्दी बता दें। आगे आपके समझ में? अब देखो, अब पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से होता है, अब मेन टॉपिक का देखो, पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से होता है, पंचायतों का निर्वाचन होता किस प्रकार से, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। देखो पंचायत त्रिस्तरीय होती है, इस बात को हम देख चुके हैं। तो पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से होता है आप समझना। त्रिस्तरीय पंचायत होती है, यानी पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। आपके यहाँ भी जो ग्राम पंचायत है 3 स्तरीय पंचायत है, तो इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत है, यहाँ होती है जिला पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ होती है खंड पंचायत, खंड पंचायत, कभी कभी कहीं कुछ कुछ जगह पे खंड पंचायत को पंचायत समिति भी कहते हैं, पंचायत समिति। तो यहाँ होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को कहीं लोग ग्राम सभा भी कहते हैं। अगर इलेक्शन की बात करोगे तो देखो क्या फंडा है, अब दोनों को देखोगे तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, समझना मेरी बात को ध्यान के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, समझना बेटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 2 चीजें होती है पंचायत में।
एक तो होते हैं पंचायत में सदस्य, हर लेवल पे। सदस्य का मतलब है मेंबर, जो कोई भी लेवल, तीनों लेवल पे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और तीनों लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, यानी कि तीनों लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, कोई भी लेवल हो अध्यक्ष। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको मेंबर मिलेंगे, मेंबर यानी कि सदस्य क्या होते हैं, सदस्य। और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, अध्यक्ष यानी क्या होते हैं, अध्यक्ष। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, सदस्य, और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, अध्यक्ष, ठीक है। तीन आपके सामने प्रखंड हो जाते हैं, तीन आपके सामने लेवल होते हैं। अब समझना, देखो अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। अब मेरी बातों को समझो कैसे। देखो जो सदस्य है इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता डायरेक्टली चुनती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। अध्यक्ष का जो चुनाव है ये भी ग्राम सभा का डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, ये जो है सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। इसके अध्यक्ष का जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। ये जो है सदस्यों का जो चुनाव है यहाँ पे, ये सदस्य जो है ये कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष। और अध्यक्ष होता है कैसे होता है, प्रत्यक्ष। अब मेरी बात को समझना, मैं समझूंगा कैसे। ये पूरा डायग्राम जो है क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, इस बात को समझना स्टूडेंट और क्या आता है। देखो यहाँ देखो बेटा, समझना बेटा, तीनों स्तरों पे बांट लोगे, तीनों स्तरों पे सब अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य, तीनों स्तरों पे तीनों लोगे। अब तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष है, यानी कि चाहे ग्राम सभा के सदस्यों, चाहे जिला पंचायत के सदस्यों, चाहे खंड पंचायत के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख हो गया, ब्लॉक के सदस्य हो गए, जिला परिषद अध्यक्ष हो गया, या आपका प्रधान हो गया, यानी कि आप सदस्यों की बात करते हैं। तो तीनों लेवल के जो सदस्य है, मेंबर है, तो ग्राम सभा में खूब सारे मेंबर होते हैं, खंड पंचायत में चुनाव होता है तो उसमें खूब सारे मेंबर होते हैं, आरएस के लिए उपयोगी है। टॉप लेवल की जो होती है उसमें भी खूब प्रकार के मेंबर होते हैं, तीनों लेवल में मेंबर होते हैं। अब प्रश्न क्या आता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेंबरों का चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा के मेंबर, खंड पंचायत के मेंबर और जिला पंचायत के मेंबर, तीनों के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। आप और हम लोग करते हैं, डायरेक्टली चुनाव करते हैं। और आपने देखा होगा कि तीनों के चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं, हमारे बिना वोट डाले कुछ नहीं होता। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी आदमी, ठीक है। मेरा एक्सपेरिमेंट में बढ़वा देता हूँ, तभी क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब पंचायत अध्यक्षों का, अध्यक्ष में क्या है, तो ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव में वोट आप लोग डायरेक्टली डालते हो। आप मतलब आपने डाला, प्रधान के चुनाव में वोट आपने डाली, तो आप जब वोट डालते हो प्रधान के चुनाव में, तो ग्राम सभा का सदस्य आप ही चुनते हो, प्रधान भी आप ही चुनते हो। एक्सपायरी का मैसेज डाला था ग्रुप में से अभी पहले, वीडियो पर है सबके तरफ से इसकी बड़ा और क्या नाम है, बढ़ाओ सबकी बढ़ा के करके सबकी बढ़ाओ ना, कर तो लोग बढ़ाते नहीं हो, बढ़ाओ लड़के की भी बेटा मैसेज कर दो मैडम के पास, इसको बढ़वानी, बढ़ाओ भी पोस्ट बनवा, मैं लेटी बना के खोल रहे तो बड़ा सारे के लिए तुम लोग काम करते नहीं हो, वैलिडिटी का इशू मैं क्लास लूंगा उसमें, वीडियो डालूंगा बना के, ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब चलो अध्यक्ष की बात आती है, तो अध्यक्ष जो है गांव का जो अध्यक्ष है आपसे डायरेक्टली चुनते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख है इसका चुनाव आप लोग नहीं करते, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रधान करते हैं। तो ये जो बीच वाली है ना खंड पंचायत जो है ये बीच वाली, इसके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी आप नहीं करते। अब एक बात समझ लो मोटी मोटी क्या समझ लो, जिला पंचायत और खंड पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष है, यानी कि अगर मैं एक लाइन में कह दूं आपसे बहुत सिंपल तरीका से कि बेटा ये जो है ना ये और ये, इन दोनों के जो अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, इसके अध्यक्ष की बात करूं, देखो इसके अध्यक्ष की बात करूं मैं, अध्यक्ष इसका, इसके अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष इसका, इन दोनों के जो अध्यक्ष का चुनाव है ये भी अप्रत्यक्ष है, यानी जनता नहीं करती है, और ये भी अप्रत्यक्ष है, यानी इसका भी जनता नहीं करती है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों कौन सी की बात करो तो जिला लेवल पे भी, और दूसरा है यहाँ पर खंड लेवल पर भी। और बात आई गांव की, ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है ना, आप सभी को पता होगा, इसका चुनाव जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। तो देखो आप समझो, तो ये कौन हो गया, प्रधान हो गया, प्रधान हो गया, ये कौन हो गया, आप लोगों की जानकारी में सरपंच हो गया। अध्यक्ष इसका खंड का कौन होता है, तो ये होता है ब्लॉक प्रमुख, आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्लॉक प्रमुख का। और इसका कौन हो गया, तो इसका हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ये देखो क्लियर, डाउट पॉलिटिकल कोड नोट्स वाले इसमें प्रिंट करवा कर रख लो, हाँ रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है। और उससे अच्छी तो किताब लेना, अपने नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओ, बता दो।
मेरे भाई समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं हो गया? कोई डाउट किसी को? खत्म कर रहा हूँ इसको, बताओ कोई डाउट तो बताओ। कोई डाउट? कोई डाउट डालो, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? मेरी हमारी बुक लेना, मेरी बुक मिल जाएगी तुम्हें। प्रिंट आउट लक्ष्मी नारायण पढ़ ले, अभी तक तो नहीं है तो, बाकी मैं बुक दे दूंगा। चलो मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? अब आ जाओ, पंचायत का निर्वाचन हो गया। अब आगे पंचायत के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? देखो, पंचायतों के सदस्यों की योग्यता की बात करूँ मैं, पंचायत के सदस्यों की योग्यता, चुनाव कौन लड़ेगा पंचायत का? भाई मोटी मोटी बात करें, पंचायत के सदस्यों की योग्यता, पंचायत के सदस्यों की योग्यता, इनकी योग्यता क्या क्या होती है? पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? क्वालिफिकेशंस ऑफ पंचायत मेंबर, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, और पंचायत मेंबर, पंचायत मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? समझने की कोशिश करना पूरी की। देखो क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 243 EF एक आर्टिकल है, उसमें मेंशन है। और ये मेंशन क्या है? तो उसमें सिंपल सिंपल सी बातें हैं। पहली बात क्या है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए बंदा, वही चुनाव लड़ पाएगा पंचायत का। आप लोग, हम लोग सब लड़ सकते हैं। और दूसरी बात है 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 21 वर्ष, 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, मतलब 21 साल की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, बस। बाकी तो आप सभी जानते हैं, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको पता है। अब अधिकतर योग्यता होती है, योग्यता के बारे में निर्धारण करने की जो पावर है, मतलब पंचायत की योग्यता जो होगी आगे चल के योग्यता कैसे करनी है, योग्यता के बारे में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है प्यारे बच्चे? राज्य विधानमंडल के पास। ठीक है, राज्य का विधानमंडल बनाता है कानून, यानी ऐसा नहीं कि और बना देगा, राज्य का विधानमंडल। तो देखो कभी कभी क्या हर राज्य में अलग योग्यता है, तो राज्य सरकार बनाती है। जैसे क्या है कि अगर आप बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा भी कर दिया कि अनपढ़ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, तो हर राज्य में अलग व्यवस्था है, तो हर राज्य की अलग व्यवस्था, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार ही बताती है इसकी योग्यता। तो कभी कभी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करती है राज्य की सरकार। क्लियर बेटा? बस समझ कि नहीं? क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर? हर राज्य की अलग योग्यता है, तो यहाँ मेंशन है पंचायतों की योग्यता। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? देखो समझना बात। अब आती है पंचायतों का निर्वाचन कराता कौन है? देखो एक संस्था है 243 की, इसको बोलते हैं आप, इसको बोलते 243 के ना, ठीक, इसको बोलते हैं राज्य का निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का निर्वाचन आयोग। समझना बात को, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, मतलब 1992 बना था, 1983 चल रहा है, तो 73वें संविधान के माध्यम से गठन किया गया। राज्य का निर्वाचन जो आयोग है, इसलिए बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, यही पंचायत का चुनाव कराता है, पंचायत का निर्वाचन। देखो दो प्रकार के इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, एक तो हमारे पास सेंटर का है, जिसे बोलते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसी। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 324 में मेंशन है, वो चुनाव कराता है प्यारे बच्चे किसका? लोकसभा का, राज्य की विधानसभा का, राज्य के विधानमंडल का, भारत का निर्वाचन आयोग। आप सभी को पता है कि भारत का निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है ये चुनाव कराता है पंचायत का, तो जो पंचायत का इलेक्शन होगा वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा, न कि भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। जो पंचायत का चुनाव होगा वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन कराएगा? राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राज्य के निर्वाचन आयोग के पास पूरी पावर है। फिर 243 के आर्टिकल में इसका प्रोविजन है। तो पूछा जाता है इसका चुनाव कौन कराता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। तो राज्य का निर्वाचन आयोग आप पढ़ोगे आगे चल के, संवैधानिक संस्थाओं इसके बारे में पढ़ाएंगे। राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसे डाटा भी राज्यपाल ही है, क्या क्या पावर्स इसके पास होती है, तो ये राज्य का निर्वाचन आयोग इसकी करता है। पंचायत का चुनाव कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग। अब आती है पंचायतों के सब काम हो गए। पंचायतों को फंड कहाँ से मिलता है? पंचायतों को धन की प्राप्ति कहाँ होती है? तो एक होता है राज्य का वित्त आयोग। अब समझना, राज्य का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, नाम सुना होगा आपने, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य का वित्त आयोग। ठीक है, ये आर्टिकल है 243 आई में इसके बारे में मेंशन है, राज्य का वित्त आयोग। देखो राज्य का वित्त आयोग जो है ये पंचायतों के धन का जुगाड़ करता है। होता क्या है कि हमारे यहाँ भारत का वित्त आयोग है, इलेक्शन स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जे आप सीआई कहते हो, आर्टिकल 280 में मेंशन है। तो जो केंद्र का वित्त आयोग है वो क्या करता है कि जैसे राज्य है तो किस राज्य को कितना पैसा जाना है, यूपी को कितना पैसा चला गया। अब यूपी में से कितना पैसा जो है ये पंचायतों को जाना है, यानी जो पंचायतों को कितना पैसा मिलेगा ये बताता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी। इसके बारे में प्रोविजन 243 आई में है। तो पंचायतों को धन की प्राप्ति होती है, वो पंचायतों को धन की प्राप्ति राज्य के वित्त आयोग के द्वारा होती है। ठीक है, राज्य के वित्त आयोग के द्वारा। और राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। आप सभी को पता अच्छे प्रकार से, विदाउट बेटा
डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा इसमें? कोई डाउट? चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? राज्य का वित्त आयोग। तो ये पंचायतों का पूरा पूरा एक सिस्टम हो गया। ज्यादा चीज समझ में आ गई, इससे आगे क्लास होगी, क्लास में लूंगा मैं। आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार, जय हिंद।